अब देखिए कि क्वेश्चन कैसे आता है, कहाँ से आता है। सबसे पहले देखिए कि 1952-53 में नेशनल कमीशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ऑलरेडी आप लोग इसके बारे में जानते हो। सेकेंडरी एजुकेशन 1952-53 में ये आया था। किसके बाद में 1948 में हमारा क्या आया था, राधा कृष्णन कमीशन, है ना, हम उस दिन पढ़ रहे थे। तो राधा कृष्णन कमीशन आया था 1948 में, और 48 के बाद हमें 52-53 में डेवलपमेंट मिलता है। कौन सा, नेशनल कमीशन ऑन सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। जिसमें सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी ये दो डिविजन्स होने की बात थी। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं हम कि यहाँ पर क्या था, कैरेक्टर बिल्डिंग की इन्होंने बात करी थी कि हमारी शिक्षा का जो उद्देश्य है ना, वो चरित्र निर्माण होना चाहिए। ये बात इस कमीशन का रिकमेंडेशन थी, ठीक है। तो पहली बार वैल्यू एजुकेशन की बात इंडिपेंडेंट इंडिया में नेशनल कमीशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने करी। और क्या बोल करके करी कि करेक्टर बिल्डिंग इज द डिफाइनिंग गोल ऑफ एजुकेशन, ठीक है जी। ओके, इसके बाद में यूईसी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1962, ये बात करता है स्पिरिचुअल ट्रेनिंग की, ठीक है। कि अगर हम स्पिरिचुअल ट्रेनिंग हटा दें तो फिर होलिस्टिक डेवलपमेंट होने से रहा, ठीक है। तो कुल मिला के एक ही वर्ड आपको याद रखना है, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग। स्पिरिचुअल ट्रेनिंग की बात कौन करता है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1962, ठीक है जी। ओके, इसके बाद में कोठारी कमीशन, जिसे एजुकेशन कमीशन ऑफ 1964-66 कहा जाता है, इन्होंने भी इसके बारे में बात करी। तो श्री प्रकाश कमेटी रिपोर्ट कोई थी 1959 में, तो उसकी बात का समर्थन करते हुए इन्होंने कहा कि मॉरल इंस्ट्रक्शन को 2 पीरियड हर वीक में जरूर होने चाहिए स्कूल के अंदर, ठीक है। तो मैंडेटरी करने वाली बात कब होती है, डीएस कोठारी कमीशन बोलता है कि सप्ताह के अंदर 2 पीरियड किसके होने चाहिए, मोरल एजुकेशन के होने चाहिए। यानी कि डेली भले ही ना हो, लेकिन मोरल एजुकेशन पे सप्ताह में अगर आपके 6 दिन स्कूल लगता है तो 2 दिन तो आपको जरूर ये पढ़ाना चाहिए, ठीक है जी। ओके, इसके बाद में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 आया था। इसने भी जो है मॉरल वैल्यूज के कल्टीवेशन की बात करी थी। तो इतनी बात है, हालांकि इससे क्वेश्चन कुछ खास बनने की वो है नहीं, उम्मीद है ना। और एक एनपीई प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में भी आया था। यहाँ पर भी वैल्यू एजुकेशन को इंटीग्रेट करने की बात हुई थी करिकुलम में, एट ऑल स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो इन्होंने कहा कि स्कूल एजुकेशन में जो वैल्यू एजुकेशन है, इसे हम ऐसा नहीं कि छोटे बच्चों को ना सिखाएं, बहुत बड़े बच्चों को ना सिखाएं, सिर्फ जो है छठी सातवीं आठवीं के बच्चों को सिखाएं, ऐसा नहीं। इन्होंने कहा कि ऑल स्टेजेस पे होना चाहिए। जब बच्चा छोटा है, प्राइमरी एजुकेशन में है, तब भी जरूरी है। जब बच्चा सेकेंडरी एजुकेशन में है, मिडिल एजुकेशन में, तब भी जरूरी है। और जब बच्चा सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में है, तब भी जरूरी है मोरल एजुकेशन की बात, ठीक है। तो इस करके ये 1992 वाला बन जाता है इम्पोर्टेंट। मेन याद रखने वाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बात है, ऑल स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी कि वैल्यू एजुकेशन हमारे सभी क्लासेस के अंदर होनी चाहिए, बस। और इनके अलावा तो छोड़ ही दीजिए बाकी चीज़ों को। हाँ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कब आया, 2005 में आया, ये बात है इम्पॉर्टेंट, बस। और एक बात और इम्पोर्टेंट है, नेशनल कमीशन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की एक बात और इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि ये एजुकेशन फॉर
पीस की बात करता है नेशनल और ग्लोबल लेवल पे। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है ये क्वेश्चन, जैसे अभी अभी हमारा G20 सबमिट हुआ, ठीक है, या इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी काम होता है, तो इंडिया को हम क्या मान के चलते हैं, इंडिया इज ए वेरी पीसफुल कंट्री, और हम पूरे विश्व को वर्ल्ड पीस के लिए हम काम करना चाहते हैं। इंडिया वर्क्स फॉर वर्ल्ड पीस, ये हमारी डिप्लोमेसी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो पीस की बात कौन करता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो अब ओवरऑल बता देता हूं इनमें से वैल्यू एजुकेशन में जो जो याद रखने वाली बातें थी। सबसे पहली बात, 1952-53 में नेशनल कमीशन फॉर सेकेंडरी एजुकेशन बोलता है कि करेक्टर बिल्डिंग हमारा उद्देश्य है। उसके बाद 1962 में जो एजुकेशन कमीशन आई वो बोलती है स्पिरिचुअल ट्रेनिंग की बात। और उसके बाद में जो याद रखने वाला है, DS कोठारी कमीशन ने बोला 2 पीरियड 1 सप्ताह में, ठीक है। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है वो 1992 वाला है, जो बोलता है कि हर एक लेवल पे होना चाहिए वैल्यू एजुकेशन। और उसके बाद में जो लास्ट बचता है वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जो वर्ल्ड पीस की बात करता है या एजुकेशन फॉर पीस की बात करता है, ठीक है। बस इतनी चीजें हैं इम्पोर्टेंट। इसके बाद में क्या इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ, ये बाकी सब छोड़ देना, कोई एज सच कोई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब ये सब ये सब ये सब, ठीक है जी। तो इश्यूज को छोड़ दीजिए, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब छोड़ दीजिए, हाँ, की ट्रेंड्स को छोड़ दीजिए। इसके बाद में आइशे की फुल फॉर्म जरूर पूछी जा सकती है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। म्यूट रखते हुए सभी लोग 5 बार इसे बोल लीजिए, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। अब ये गलत नहीं होगा, ठीक है भाई, ओके। अब एग्जाम में आ गया तो यही करके आओगे, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रख लेना, बस इतनी सी बात है। अब ये कब शुरुआत हुई इसकी, ये 2010 और 11 में हुई। कब शुरुआत हुई भाई, 10 और 11 में। सर्वे किस लिए करना है, वही सब जानने के लिए कि हम हमारी जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है वो कितना है, और GPI कितना है, PTR कितना है, इनसे हालांकि अभी तक ऐसे कोई क्वेश्चन आया नहीं। स्टूडेंट एनरोलमेंट कितना है, एग्जाम रिजल्ट, ये वो फलान ढिमका, सारी चीज़ें आप लोग समझ गए ना। हायर एजुकेशन पे किसी भी प्रकार का जो डेटा कलेक्शन होता है वो इसके माध्यम से हो जाता है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, आईसे के माध्यम से, जो 2010 और 2011 में शुरुआत हुई। अब जो इम्पोर्टेंट रखने वाली बात थी वो हम ऑलरेडी 10 बार कर चुके हैं, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो कितना है, कितने लोग जो है 12वीं के बाद हायर एजुकेशन में आते हैं, तो कितने आते हैं भाई, 3 बार बता चुका हूँ, जवाब गलत नहीं होना चाहिए। चलो 27.1 ठीक है, 7.1%। हाँ, तो ये है हमारा ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है। 27.1% लोग हायर एजुकेशन में एनरोल होते हैं एवरी ईयर इन इंडिया। अब आगे बढ़ते हैं कि इश्यूज फेसिंग स्प्रेड ऑफ, ये सब छोड़ दो, कुछ कुछ ऐसी बात है नहीं, ठीक है। तो अब हमें आगे बढ़ना है, यूजीसी की गाइडलाइन, ये इंपॉर्टेंट है। यूजीसी की गाइडलाइन के हिसाब से स्टूडेंट टीचर रेशो क्या होना चाहिए, 30:1। कितना, 30 बच्चों पे एक मास्टर, ठीक है जी, कितने पे, 30 पे 1। तो जो क्लास का साइज होना चाहिए वो आइडियली कितना होना चाहिए, 30 बच्चों का। 30 बच्चों से ज्यादा हो तो भैया कोई खास बात नहीं है, ठीक है, अच्छी बात नहीं है, फिर फोकस नहीं जाएगा बच्चों पे, ओके। तो जनरली क्या है, कई स्टेट्स में 100 तक भी, 200 तक भी ये मामला गया हुआ है, लेकिन इसकी कोई इम्पोर्टेंट बात याद रखने की नहीं है। बस आपको याद रखना है यूजीसी गाइडलाइन क्या बोलती है, 30:1।